नमस्कार, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विकारी शब्दों की। हमारा जो पिछली कुछ कक्षाओं से लगातार चल रहा बिंदु है विकारी शब्द, और इस विकारी शब्द में बहुत विस्तार से हमने इसके प्रकार जो 4 हैं उनमें से 3 पढ़ लिए। 3 कौन कौन से पढ़ लिए? देखो, एक संज्ञा की हम चर्चा कर चुके हैं, सर्वनाम की हम चर्चा कर चुके हैं, और तीसरा और महत्वपूर्ण जो था उसकी हम चर्चा कर चुके हैं विशेषण। विगत कक्षाओं की बात की जाए तो इन तीनों ही बिंदुओं से पृथक लेकिन है विकारी। आज जो हमारा बिंदु शुरू होने वाला है वह कौन सा है? क्रिया। कौन सा है दोस्तों? क्रिया। क्या होता है, किसे कहते हैं, क्या इससे प्रश्न बनते हैं, कैसे इस बिंदु के प्रश्नों का सही और कम समय में जवाब दिया जा सकता है, इन सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले बात कि ये क्रिया आया कहाँ से, तो ध्यान दीजिए, हिंदी भाषा, जगत जननी भाषा कौन सी? संस्कृत, या हम कहें मूल भाषा। मूल भाषा का जहाँ भी नाम आए, तो मैंने आपको पूर्व की कक्षाओं में भी बताया था कि जहाँ भी मूल भाषा जिक्र होता है तो सदैव याद रखना, मूल भाषा किसे कहा गया है? संस्कृत को कहा गया है। किसे कहा गया है दोस्तों? संस्कृत को। और मूल भाषा में यह बिंदु जो क्रिया है यह चलता है। सभी व्याकरणिक बिंदु मूल भाषा में भी हैं, जो हिंदी में भी हैं। तो मूल भाषा में इस क्रिया बिंदु को जिस नाम से संबोधित किया जाता है, जाना जाता है, वह कौन सा है? धातु। क्या नाम है? धातु। अर्थात मूल भाषा में क्रिया का नाम क्या है? धातु है। या मैं कहूं कि क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु है। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। तो अब बात आती है कि क्या इस क्रिया धातु शब्द का हिंदी अनुवाद क्रिया होता है, या धातु को क्रिया ही क्यों कहा, या धातु का अर्थ क्रिया होता है, या धातु से क्रिया बनाई जाती है? क्या है, इस रहस्य को जानना बेहद आवश्यक है। तो ध्यान दीजिए, जैसे आपने धातुएं पढ़ी चल, धातु पढ़ी पठ, ये धातुएं हैं। तो ध्यान रखना, संस्कृत की धातुओं में, संस्कृत के धातु रूप में ना अगर पीछे जोड़ रहे हैं तो किस रूप में जुड़ेगा? प्रत्यय के रूप में। तो ध्यान देना, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि यदि मूल भाषा के धातु रूप में, मूल भाषा के धातु रूप में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए, यदि मूल भाषा के धातु रूप में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए, तो जो नया रूप बनता है उसे हिंदी में क्या नाम दिया गया? क्रिया नाम दिया गया। समझ में आया क्रिया कैसे बना? तो पुनः सुन लीजिए कि संस्कृत के जो धातु रूप होते हैं उनमें ना प्रत्यय जोड़ा है, और धातुओं में ना प्रत्यय जोड़ने से जो नया रूप बनकर हमारे समक्ष उत्पन्न हुआ उसे हम किस नाम से संबोधित कर रहे हैं? क्रिया के नाम से संबोधित कर रहे हैं। कैसे? जहां मैंने लिखा चल धातु है, ना प्रत्यय है, तो शब्द क्या बना? चलना। तो यह तो क्या हो गई दोस्तों? धातु। ना क्या है यहाँ पे? प्रत्यय। और बनी क्या? क्रिया। तीनों चीजें शायद आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। पुनः सुन लीजिए, धातु में ना प्रत्यय जोड़ा, धातु में ना प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? ना प्रत्यय जोड़ने से जो नया शब्द बनता है उसे ही हिंदी में क्रिया कहा जाता है। यह क्रिया की परिभाषा नहीं है, यह क्रिया का परिचय है। दोनों चीज़ें अलग होती हैं, एक होता है जानना, एक होता है पहचानना। हम इसकी पहचान की बात कर रहे हैं, हम इसे विस्तार से समझने का कोशिश कर रहे हैं कि क्रिया हिंदी में किस तरीके से निर्मित हुई। तो आप कहेंगे कि धातु रूप में ना प्रत्यय जोड़ने से जो नया शब्द बनता है हिंदी में उसे
क्रिया नाम से जाना जाता है। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला रूप, आप चाहे तो इसको बेसिक से एक लाइन में नोट भी कर सकते हैं कि धातु रूप में ना प्रत्यय, धातु रूप में ना प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला रूप हिंदी में क्या नाम से जाना जाता है? क्रिया के नाम से जाना जाता है। क्रिया के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छे से समझ लेना इस तथ्य को कि क्रिया कैसे बनती है। तो धातु रूप में ना प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला रूप क्रिया के नाम से जाना जाता है। यह केवल इस क्रिया शब्द के बनने या हिंदी में क्रिया कैसे बनी उसका एक ब्यौरा था। अब हम बात करेंगे इसकी परिभाषा की, इसके प्रकारों की। पहले आप एक बार इसे और देख लीजिए। तो जो क्रिया है क्या कहलाती है, किसे कहा जाता है? तो दोस्तों क्रिया किसे कहते हैं इसके लिए हमें जानना है क्या कि यह एक शब्द है। क्या है भाई? शब्द। क्रिया शब्द होता है और कैसा शब्द होता है? विकारी शब्द होता है। कैसा शब्द होता है? विकारी शब्द होता है। और किस चीज का परिचायक होता है, अर्थात ये क्या बोध कराता है? तो हम कह देंगे कि जो क्रिया शब्द है यह हमें कार्य का होना या करना बताता है। यह हमें कार्य का होना या करना बताता है। कहने का मतलब यह हुआ कि संस्कृत के धातु रूप में, संस्कृत के धातु रूप में ना प्रत्यय जोड़ देने से बनने वाले शब्द हिंदी में क्रिया कहलाए। और परिभाषा की हम बात करें तो कहेंगे कि किसी कार्य का होना या करना। ध्यान रखना, यहाँ वाक्य कभी नहीं जोड़ना है। ऐसे नहीं, बहुत बार हमने देखा है कई किताबों में यदाकदा लिखा हुआ भी मिल जाता है कि किसी वाक्य में कार्य का होना या करना, पर जरूरी नहीं वाक्य हो ही, वाक्य नहीं भी होगा। क्योंकि क्रिया क्या है अपने आप में दोस्तों? एक शब्द है। क्रिया क्या है अपने आप में? शब्द। और कैसा शब्द है? विकारी। तो क्रिया की परिभाषा में हम इन दोनों चीज़ों को जोड़ेंगे कि ऐसा विकारी शब्द जो हमें कार्य का होना या करना बताए। ऐसा विकारी शब्द जो हमें कार्य का होना या करना बताए उसे क्रिया कहते हैं। बहुत साधारण सा उदाहरण लिख रहा हूँ। मैंने लिखा राम चलता है। मैंने लिखा राम चलता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात जानने की और समझने की यह है कि राम कोई व्यक्ति का नाम है तो जाहिर सी बात है संज्ञा शब्द है। चलना, यह राम के द्वारा क्या किया जा रहा है? कोई ना कोई कार्य का करना बता रहा है। यहाँ पर जो ये चलना शब्द है दोस्तों, यह हमें क्या बता रहा है? कार्य का करना। कार्य का करना अर्थात यहाँ कौन सा कार्य हो रहा है? चलने का कार्य हो रहा है। तो चलना शब्द यहाँ पर क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रिया। अब इसके हम मूल रूप की बात करें तो इसका मूल रूप क्या है? चल धातु है। क्या है दोस्तों? चल धातु। और चल धातु में हम अगर ना प्रत्यय जोड़ेंगे, अगर ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो शब्द क्या बनेगा? चलना। तो मूल क्रिया कौन सी हो गई? चलना। और चलना से ही दूसरी जो क्रिया बनी हुई है वह कौन सी है आपकी? चलता है। यहाँ तक की बात आपके समझ में आ चुकी होगी। पुनः दोहरा देता हूँ, पूरी बात को बहुत ही आसानी से समझिए। क्या कि क्रिया क्या होता है? एक विकारी शब्द होता है जो हमें किसी भी कार्य का होना या कार्य का करना बताता है। किसी भी कार्य का होना या करना बताने वाले शब्दों को ही हम क्रिया नाम से जानते हैं, क्रिया के नाम से हम संबोधित करते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि इन क्रिया शब्दों का निर्माण क्या कैसे होता है, तो मूल रूप क्या होता है इनका? धातु। और धातु में क्या जुड़ता है? ना प्रत्यय जुड़ता है। और ना प्रत्यय जुड़ जाने से क्या बनती है? क्रिया बन जाती है। यहाँ तक का आपका परिचयात्मक वर्णन अगर पूरा समझ में आ गया
तो हम इसकी एक शब्दशः परिभाषा की बात करना चाहेंगे। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर हम परिभाषा लिखते हैं इसकी। देखो इसकी परिभाषा क्या होती है। दोनों चीजों को समाहित करते हुए बता रहा हूं। इसकी परिभाषा में हम दोनों चीजों को जोड़ेंगे। क्या? मूल भाषा। मूल भाषा क्या है हमें पता है। मूल भाषा के धातु रूप में, मूल भाषा के धातु रूप में ना प्रत्यय जोड़ने से बनने वाले शब्द क्रिया होते हैं। मूल भाषा के धातु रूप में ना प्रत्यय जोड़ने से बनने वाले शब्द क्या होते हैं? क्रिया होते हैं, जो हमें किसी कार्य का होना या करना बताते हैं। जो हमें किसी कार्य का होना या करना बताते हैं। पुनः सुन लीजिए, मूल भाषा के धातु रूप में ना प्रत्यय जोड़ने से बनने वाले शब्द क्रिया होते हैं, जो हमें किसी कार्य का होना या करना बताते हैं। यह महत्वपूर्ण चीज है इस परिभाषा की, सार रूप में बात की जाए तो। फिर आता है महत्वपूर्ण तथ्य, जहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछना आरंभ होता है, या जहाँ से हमें परीक्षा के दृष्टि से प्रश्नोत्तरी तैयार करने में बेहद जानकारी आवश्यक है। वह है क्या? क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार। अब सीधे ही प्रकार नहीं पूछता है कभी। यहाँ पर भी बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर जाते हैं, बहुत सारे मेरे विद्वान दोस्त गलती कर बैठते हैं कि सर क्रिया के प्रकार कितने होते हैं। यह प्रश्न उनको लगता तो ऐसे है कि सही पूछ रहे हैं, पर दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि यह प्रश्न आप गलत पूछ बैठे। क्रिया के प्रकार कैसे? क्रिया के प्रकार के लिए आपको आधार देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा दोस्तों? आधार देना पड़ेगा। किस आधार पर? किस आधार पर? क्योंकि क्रिया के प्रकारों की हम बात करें तो क्रिया को बांटने के 3 बेस होते हैं। क्रिया को 3 प्रकारों से या 3 आधारों पर हम विभिन्न प्रकारों में बांटेंगे। क्रिया के अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे हम बात करें क्रिया के कर्म के आधार पर हम बात करेंगे तो प्रकार आएंगे कितने? 2। कर्म के आधार पर क्रिया को हम कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में बांटेंगे। और यदि प्रयोग व संरचना की बात की जाए तो प्रयोग और संरचना की बात की जाए तो मूल 6 और कुल 8 प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। और यदि काल के आधार पर बात की जाए दोस्तों, तो काल के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने होते हैं? 3। तो क्रिया के प्रकार से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है वह किस तरीके का होगा, अब आपके इस सारणी से समझ में आ जाना चाहिए। हो सकता है आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्रिया के कर्म के आधार पर कितने प्रकार होंगे, तो सदैव जवाब क्या होगा? 2। यदि पूछा जाता है कि प्रयोग व संरचना के आधार पर कितने होंगे, ध्यान देना, प्रयोग व संरचना दोनों चीजें जोड़ रहा हूं। केवल प्रयोग पूछता तो आप यहां 6 लिख सकते थे। 8 संरचना होते ही हम 8 लिख देंगे, क्योंकि सजातीय और सहायक क्रिया जो प्रयोग और संरचना में है वो 8 में समाहित कर दी जाएंगी। मूल 6 होती हैं, कुल 8 होती हैं। दोनों की बातें करेंगे कि 6 कौन सी हैं और 8 कौन कौन सी हैं। सामान्य क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, कृदंत क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, सहायक क्रिया है और सजातीय क्रिया है। तो इन हम 8 भागों को पढ़ेंगे। और कर्म के आधार पर जो 2 नाम हैं बहुत जाने पहचाने हैं दोस्तों, और दोनों नामों के मैं बता देता हूँ। एक नाम आपका आता है अकर्मक क्रिया, दूसरा नाम आता है सकर्मक क्रिया। और काल के आधार पर आपसे पूछे जाएं कि काल के आधार पर प्रकार कितने होंगे, तो काल के आधार पर कितने प्रकार बताने हैं? 3 बताने हैं। कितने बताने हैं? 3 बताने हैं। और ये तीनों कौन कौन से हैं? तो आप काल कितने होते हैं? 3। उन्हीं के नाम से इनके प्रकार हैं। वर्तमान काल, वर्तमान कालिक,
भूतकाल, भूतकालिक, भविष्यकाल, भविष्यकालिक। तो सबसे पहले हम क्रिया के प्रकारों का जो बेस था उनके आधार को हम जान चुके हैं। अब हम एक एक आधार पर जो विभिन्न प्रकार होते हैं उनका विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो एक बार इस परिभाषा वाली स्लाइड को भी आप थोड़ा गौर से देख लीजिए ताकि हम आगे बात करें। तो अब देखो, क्रिया के जो प्रकार होते हैं उन प्रकारों की हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले प्रकार किसके आधार पर ले रहे हैं? कर्म के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? कर्म के आधार पर। और कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने होंगे? 2। कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनकी बात करते हैं। तो क्रिया के कर्म के आधार पर जो 2 प्रकार होते हैं उसमें एक नाम है अकर्मक क्रिया और दूसरा नाम है सकर्मक क्रिया। क्रिया को कर्म के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। क्रिया के कर्म के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। अब पहले बात करते हैं अकर्मक की, उसके बाद हम बात करेंगे सकर्मक की। तो दोनों को हम थोड़ा सा विस्तार देना चाहें तो ध्यान दीजिए, इस अकर्मक शब्द का यदि मैं शाब्दिक विच्छेद करूं, संधि विच्छेद नहीं, हम जान चुके हैं संधि क्या होती है, संधि विच्छेद नहीं, मैं शाब्दिक विच्छेद कर रहा हूं, अर्थात मैं शब्द का टुकड़ा कर रहा हूं। देखो, योग कर्म और आगे है कै। सकर्मक का यदि शाब्दिक विच्छेद पढ़ें तो हमें प्राप्त होता है स योग कर्म योग कै, अर्थात अकर्म कै और सकर्म कै। कर्म कै दोनों में लिखा हुआ है, जो कॉमन होती है वहां से जवाब प्राप्त नहीं होगा। यहां पर कर्म मूल शब्द के साथ इधर तो उपसर्ग क्या जुड़ा हुआ है? ए, और यहां उपसर्ग क्या जुड़ा हुआ है? से। दोस्तों, हम पूर्व की कक्षाओं में जान चुके थे, जब हमने सर्वनाम की चर्चा की थी, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक हमने जब जाना था, उसी समय आपको मैं बता चुका था कि यदि अ उपसर्ग जुड़ा हुआ होता है तो अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? नहीं के अर्थ में होता है। और स उपसर्ग का जो प्रयोग है वो साथ में, किसके अर्थ में आता है? साथ में या सहित के अर्थ में आता है। किसके अर्थ में आता है? सहित के अर्थ में आता है। अब और भी सरल हो गया। बिल्कुल, हम दोस्तों यहाँ हम केवल नाम और परिभाषा और उदाहरण वाली पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ हम एक तथ्य को जानेंगे कि वास्तव में यही नाम क्यों पड़ा, यही प्रकार क्यों बना, इसकी परिभाषा में जो शब्द बांधे गए हैं वो यही क्यों हैं, इन सब के हम कारणों की भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अकर्मक क्रिया अर्थात कर्म की अर्थात नहीं, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं हो, ऐसी क्रिया जो कर्म साथ में रखती हो या कर्म सहित हो। कुछ समझ में आया? परिभाषाएं अलग होंगी, परिभाषाओं के शब्द अलग होंगे। परिभाषा भी मैं बताने वाला हूं कि शब्द से परिभाषा क्या होगी। केवल आपको इस बिंदु का भाव समझना है कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार हैं, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। अब मैं पहले बात करूंगा किसकी? अकर्मक क्रिया की। किसकी बात करेंगे? अकर्मक क्रिया की। दोस्तों, अकर्मक के नाम से जो हमें पता चला वह यह है कि ऐसी क्रिया जहां पर कर्म नहीं होगा, जहां पर कर्म नहीं होगा। ऐसे समझ लीजिए, आपने अंग्रेजी में भी पढ़ा है कि सेंटेंस में जो होता है वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हम लिखा हुआ पाते हैं। हिंदी में इसी सूत्र को कहा जाता है कर्ता कर्म और क्रिया। कर्ता कर्म और क्रिया, यह जो त्रिशब्द सूत्र है यह एक वाक्य का प्रारूप होता है। यह क्या होता है? एक वाक्य का प्रारूप होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, अर्थात हम कहें कर्ता कर्म और क्रिया। अब अंग्रेजी से आपके समझ में आ गया, अब हम केवल हिंदी वाले वाक्य की ही बात करेंगे। तो कर्ता कर्म और क्रिया की बात करें
तो ऐसा कोई भी वाक्य जहां पर कर्ता भी हो, कर्म भी हो और क्रिया भी हो। तो बताओ क्रिया के साथ में कर्म आया या नहीं आया? आया। और क्रिया के साथ में अर्थात सहित कर्म है, तो ऐसे वाक्य कौन सी क्रिया के वाक्य बनेंगे? सकर्मक क्रिया के। लेकिन हमें ऐसा वाक्य मिल जाता है जिसमें कर्म नहीं होता, जिसमें कर्म नहीं होता। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैंने कर्म को हटा दिया और आपके वाक्य में सीधे ही आपको कर्ता के बाद में क्या मिल गई? क्रिया मिल गई। कर्ता के बाद में ही क्या मिल गई? क्रिया मिल गई। ऐसा वाला जो प्रारूप है, ऐसा वाला जो प्रारूप है कि जहां पर कर्ता और कर्ता के बाद में सीधी क्रिया है, अर्थात कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, नहीं, तो नहीं कर्म अर्थात अकर्मक क्रिया होगी। केवल परिभाषा मैंने नहीं बोली है, बाकी भाव आप सारा समझ चुके होंगे, कहने की आवश्यकता ही नहीं। पुनः सुन लीजिए। मानो प्रतिज्ञा बोलते समय हम विद्यार्थियों के ऐसे लाइन बना दी जाती है, मुझसे आगे कोई और है, मुझसे आगे मोहन है, मोहन से आगे सोहन, सोहन के आगे कृष्ण, कृष्ण के आगे रमेश। हम सारे के सारे दोस्तों की आदत थी कि प्रतिज्ञा बोलते समय मैं मेरा हाथ सामने वाले विद्यार्थी के कंधे पर रखता था। मेरे कंधे पर मेरे से पीछे खड़ा व्यक्ति हाथ रख रखा है, मैंने मेरे से आगे वाले व्यक्ति पर हाथ रखा है। हाथ का मतलब मेरे हाथ का फल या प्रभाव मैंने सामने वाले पर रखा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इस त्रिशब्द सूत्र को बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले मैंने लिखा था कर्ता, कर्ता के बाद में क्या लिखा है? कर्म, और कर्म के बाद में क्या लिखी हुई है? क्रिया। क्रिया वाक्य में जहां भी होगी, क्रिया का सदैव प्रभाव जो होता है वह अपने से पूर्व के पद पर होता है। क्रिया का प्रभाव कहाँ होता है? अपने से पहले वाले पद पर होता है। एक जो अकर्मक क्रिया के वाक्य आएंगे उसमें आपको प्रारूप कैसे मिलेगा? कर्ता और कर्ता के बाद में क्या होगी? क्रिया। क्रिया की आदत क्या है? क्रिया का प्रभाव किस पर होता है? अपने से पूर्व पद पर, अपने से पूर्व शब्द पर। ध्यान दीजिए, यदि वाक्य की क्रिया अपना प्रभाव कर्ता पर डालती है, यदि वाक्य की क्रिया अपना फल या प्रभाव कर्ता पर डालती है। अब कर्ता पर क्यों डाली? क्योंकि यहां बीच में कर्म नहीं आया। कर्म बीच में ही क्यों आता है? यह वाक्य शुद्धि का नियम है कि वाक्य में कर्ता के बाद कर्म होगा, कर्म के बाद क्रिया होगी। कर्म को आप पहले नहीं लिख सकते, क्रिया को आप बाद में या कर्म के बाद में भी नहीं लिख सकते। इनके सबके स्थान फिक्स होते हैं। जो इनके वाक्य में पदों का क्रम होता है, किसी भी वाक्य में कौन कौन से पद कहाँ कहाँ लिखे जाएंगे, यह हम वाक्य शुद्धि में पढ़ेंगे। अभी हमें केवल इतना जान लेना है कि क्रिया अपना प्रभाव अपने से पहले वाले शब्द पर डालती है, अपने से पहले वाले शब्द पर डाल रही है। और ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर कि क्रिया का प्रभाव यदि कर्ता पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं होता, अर्थात वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं। और जब वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं होता तो ऐसी स्थिति को हम कौन सा क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया का वाक्य कह देंगे। अर्थात वह क्रिया क्या कहलाएगी? अकर्मक कहलाएगी। लेकिन यदि वाक्य की क्रिया अपना प्रभाव कर्म पर डालती हो, कर्म पर कब डालेगी? मैं अपना हाथ सोहन के कंधे पर कब रखूंगा? जब मेरे आगे सोहन होगा। सोहन नहीं है तो मोहन पे रखूंगा। सोहन नहीं है अकर्मक, और सोहन है अर्थात मेरे साथ में कर्म है। क्रिया के साथ में कर्म आ गया और साथ में या सहित कर्म हो तो उसे क्या कह देंगे दोस्तों? सकर्मक, क्योंकि यहाँ पर कर्म प्रयुक्त हुआ है, कर्म प्रयुक्त हुआ है दोस्तों, यहाँ पर कर्म प्रयुक्त हुआ है। तो जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ कर्म हो तो वहां पर क्रिया क्या हो जाएगी? सकर्मक। वहां पर क्रिया क्या हो जाएगी? सकर्मक। और यदि क्रिया के साथ में कर्म नहीं हो तो क्रिया क्या हो जाएगी? अकर्मक। शायद आप परिभाषा या इन शब्दों से संबंधित जो भाव था वह जान चुके हैं। अभी मैंने एक उदाहरण नहीं लिया है, उदाहरणों की चर्चा करते हैं तो सारा दूध का दूध और पानी हो ही जाना है। पर आप पहले ये बताइए अपने विश्वास के साथ कि हाँ, यह तथ्य समझ में आया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। एक बार आप इस स्लाइड को देखिए ताकि हम नई स्थिति पे जाने, नए तरीके से इस बिंदु को समझने की कोशिश करें।
तो जो कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार हैं दो, इन दोनों प्रकारों में हम पहले प्रकार की परिभाषा और अब उसके उदाहरण लेंगे। दोनों का तुलनात्मक हमने अंतर देख लिया, दोनों में अंतर क्या होता है, किस तरीके से इनके वाक्य में स्थितियां होंगी। अब आते हैं एक एक की परिभाषा पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, अकर्मक क्रिया की। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, अकर्मक क्रिया की। अकर्मक क्रिया की बात करते हैं तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों। सबसे पहले मैं परिभाषा लिखना चाहूंगा कि यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव या फल, पर्यायवाची भी पता चल रहे हैं साथ में, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता हो, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता हो, अर्थात वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं होता, अर्थात वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं होता। बहुत अच्छे से जान लीजिए दोस्तों इसको, यह परिभाषा आपके लिए बेहद आवश्यक है समझना इस चीज को। परिभाषा क्या कह रही है कि यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता है, कब पड़ेगा, जब वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं होता, नहीं होता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यह तो एक सामान्य सी परिभाषा की बात है। अब एक उदाहरण से समझो। जैसे मैंने कहा राम सोता है, यह हम क्या ले रहे हैं, एक उदाहरण ले रहे हैं दोस्तों। क्या ले रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं कि जैसे राम सोता है, या और उदाहरणों की बात करें तो राधा चलती है, राधा चलती है। वाक्य में कर्ता क्या होता है, पहले ये जानिए। कर्ता खूब सुना है आपने, कर्ता कर्ता कर्ता। कर्ता मतलब कार्य करने वाला। कर्ता वह जो क्रिया कर रहा है, कर्ता वह जो कर्म कर रहा है, कार्य कर रहा है। यहां पर सोने का काम किसने किया दोस्तों, राम ने। तो राम तो क्या हो गया वाक्य का कर्ता, राम क्या हो गया वाक्य का कर्ता। और सोना क्या है, किया गया कार्य अर्थात क्रिया। कर्ता भी है और क्रिया भी है। बताओ इन दोनों के मध्य कर्म आया क्या, नहीं। राधा कौन है, कर्ता। राधा कौन है, कर्ता। और चलना क्या है उसकी क्रिया। तो बताओ इन दोनों के मध्य कर्म आया क्या, नहीं आया। तो इन दोनों ही वाक्यों में जो महत्वपूर्ण और कॉमन बात आई वह क्या है, दोनों ही वाक्यों में कर्म नहीं। और जब क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, ऐसी स्थिति को हम नाम क्या देंगे, अकर्मक क्रिया नाम देंगे। क्या नाम देंगे, अकर्मक क्रिया नाम देंगे। क्यों, क्योंकि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर, अर्थात वाक्य में कर्म नहीं होता, अर्थात वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं होता। तो क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। मेरे अनुमान से यह बात आपके बेहद अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी हम इसके और ज़्यादा डेप्थ में चलने वाले हैं। केवल एक बेसिक है, मज़ा तो इसी में आ गया, वो वाली बात सही है दोस्तों, लेकिन ये केवल एक बेसिक है। अभी हम उस बिंदु पर जाएंगे जहां से आप केवल शब्द को देख करके तुरंत जवाब दे देंगे अकर्मक है और सकर्मक है। कुछ सोचना, कुछ समझना नहीं, इतना चिंतित करने की जरूरत ही नहीं है। विस्तार मैंने इसलिए बताया, क्या पता लिखित परीक्षाओं का सामना आपको करना पड़ जाए, परिभाषा हूबहू पूछ ली जाए, तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हो। एक बार ऐसा हुआ था, हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन राजस्थान बोर्ड की बात करें, राजस्थान के अधीनस्थ बोर्ड की बात करें, तो अधीनस्थ बोर्ड में एक प्रश्न पूछ लिया गया था कि जब क्रिया का प्रभाव
कर्म पर न पढ़कर कर्ता पर पड़ता हो, कर्म पर न पढ़कर। अब कर्म पर कब नहीं पड़ेगा? जब कर्म होगा ही नहीं। तो जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पढ़कर कर्ता पर पड़ता हो तो ऐसे वाक्यों में होती है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन सा जवाब होगा? अकर्मक क्रिया। क्यों? कि जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है तो सीधी सी बात है वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं हुआ, और कर्म नहीं होगा तो उसको हम सीधे से शब्दों में अकर्मक के नाम से संबोधित कर देंगे। यहाँ तक की बात आपके समझ में आ चुकी है। अब हम बात करते हैं एक बार बेसिक सा वर्णन, केवल और केवल, हाँ, बेसिक से वर्णन की बात कर रहे हैं, जो हमने अब तक जैसा अकर्मक का जाना वैसा ही सकर्मक को जानते हैं। फिर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तत्पश्चात इनका एक शॉर्ट फॉर्म निकाल के दूंगा। एक बार इसको पुनः देख लीजिए। देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। किसकी बात करेंगे? सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया अर्थात जो क्रिया का कर्म के आधार पर दूसरा प्रकार है उसकी बात करने वाले हैं, अर्थात इसका ठीक विलोम भाग है वो। देखो क्या होता है सकर्मक। मैं यहां लिख रहा हूं सकर्मक। सकर्मक क्रिया क्या होगी? देखो जरा इसको। सकर्मक यहां पता चल रहा है, सकर्मक क्रिया होगी, कर्म क्या होगा? साथ में। कर्म क्या होगा? साथ में। हमने ये जाना भी था। देखो यहां पर कि कर्म के आधार पर जो क्रिया का जो मूल रूप है, धातु का जो मूल रूप है, उनके साथ में कर्म प्रयुक्त होगा, उसके साथ में कर्म प्रयुक्त होगा। जैसे इसकी परिभाषा की हम बात करें तो यदि प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव, यदि प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव या फल, यदि प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता हो, यदि प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़ता हो? कर्म पर पड़ता हो। अर्थात हम सरल शब्दों में क्या कह सकते हैं दोस्तों? यह कह सकते हैं अर्थात वाक्य में कर्म प्रयुक्त होता है, अर्थात वाक्य में कर्म प्रयुक्त होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात मेरे कहने का आशय यह हुआ, बहुत ध्यान से सुनो, थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए पूरी बात समझ में आ जाएगी। अकर्मक क्रिया में हमने यह जाना था कि वाक्य में कर्ता और क्रिया तो होने ही होने हैं, लेकिन कर्म नहीं था। तो क्रिया जो है अपना हाथ, अपना प्रभाव किस पर रख रही थी? अपने से पहले पर। और अपने से पहले कौन है? अगर कर्म होता तो कर्म पर रखती, पर कर्म नहीं है तो उसने हाथ कहाँ रखा? कर्ता पर। कहने का मतलब अपना प्रभाव कहाँ रखा? कर्ता पर। तो वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं हुआ। और जब वाक्य में कर्ता के साथ, क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता तो उसे आप अकर्मक कह देंगे। इसकी विपरीत स्थिति क्या आ गई कि यदि वाक्य में कर्म भी आएगा तो पहले तो आता है कर्म लिखा कहाँ जाएगा? तो कर्म जो होता है वो कर्ता के बाद और क्रिया के पहले लिखा जाता है, या मैं कहूँ कर्ता और क्रिया के मध्य लिखा जाता है। तो क्रिया से पहले हो गया, और क्रिया से पहले हो गया तो लाजमी है कि क्रिया का प्रभाव किस पर जाएगा? कर्म पर जाएगा। और जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर, बहुत अच्छे से समझो इस परिभाषा को, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़ता हो? कर्म पर पड़ता हो, अर्थात वाक्य में कर्म भी प्रयुक्त होता है। अर्थात वाक्य में कर्म भी प्रयुक्त होता है। बस ये 2 ही चीजें ध्यान रखनी है। सकर्मक का मतलब कर्म पर पड़ता है। क्यों? स यानी साथ में या सहित, कर्म साथ में या कर्म होता है, वाक्य में कर्म प्रयुक्त होता है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कह देंगे? सकर्मक क्रिया। अब देखते हैं इसके उदाहरण को। साधारण सा उदाहरण लेते हैं दोस्तों, जैसे राम
पुस्तक पढ़ता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। गीता अनार खाती है। गीता क्या कर रही है? अनार खा रही है। और राम क्या कर रहा है साहब? पुस्तक पढ़ रहा है। काम करने वाला राम, काम करने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों? कर्ता। क्या कहा जाता है? कर्ता। पढ़ना क्या है? उसकी क्रिया है। पढ़ना क्या है दोस्तों? क्रिया। पुस्तक क्या है यहाँ पर? कर्म। पुस्तक क्या है यहाँ पर? कर्म है। देखो यहाँ पर गीता काम कर रही है, इसका मतलब ये कौन हो गई? कर्ता हो गई। खाना क्या है? क्रिया। क्या खा रही है जी? अनार खा रही है। तो अनार यहाँ पर क्या है? कर्म। अब देखो हमारा जो प्रारूप था, त्रिशब्द सूत्र जो था वह क्या था? कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया। यदि वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो रहा है, साथ में या सहित कर्म हो, तो क्रिया कौन सी हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? सकर्मक हो जाएगी। यह एक बेसिक से सेंस की बात है जो हमें दोनों के प्रकारों में परिभाषात्मक जो अंतर देखने को मिलता है, परिभाषा या नाम के अनुसार जो अंतर देखने को मिलता है, वह हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मैंने आपको शब्दशः परिभाषाएं पूरी हूबहू जैसा कि हम नोट्सों में लिखेंगे, नोट्सों में आप लिख रहे हो, उस तरीके से उदाहरण और परिभाषा दोनों स्पष्ट बहुत अच्छे से कर दी। एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम चलते हैं इनके तुलनात्मक अध्ययन पर, जहाँ से हमारे प्रश्न की प्रश्नोत्तरी शुरू होती है, जहाँ से हम हमारे परीक्षाओं के प्रश्नों को बहुत आसानी से और कम समय में अच्छा हल कर पाएंगे। देखो एक इसके बाद में हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का हमें पता चल चुका कि सकर्मक क्या होगा और अकर्मक क्या होगा, लेकिन केवल परिभाषाओं से ही काम नहीं चलता। केवल परिभाषा रट लेने मात्र से हम विद्वान या विदुषी नहीं बन जाएंगे। परिभाषा लिख लेने मात्र से ही या परिभाषा को सुन लेने मात्र से ही हम हर प्रकार के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते। देखो कैसे कैसे प्रश्नों का हमें सामना करना पड़ता है। नई सीट पर चलते हैं। मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं और इस उदाहरण से हमारे बिंदु को हम शुरू करेंगे। जैसे दोस्तों मैंने लिख दिया, राम तेज चलता है। बहुत सरल सा ही लिखा है, लेकिन तथ्य बहुत अच्छे निकल के आएंगे। हाँ, राम तेज चलता है, गीता चलती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। और एक उदाहरण मैंने लिख दिया, पत्ता पेड़ से गिरता है, पत्ता पेड़ से गिरता है। ध्यान देना, सबसे पहले तो इस उदाहरण को पढ़ते आपके जहन में आ रहा है कि सर हमने पेड़ से पत्ता गिरता है पढ़ा है, पत्ता पेड़ से गिरता है नहीं पढ़ा। कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताऊंगा क्या अशुद्धियां होती हैं, क्या चीज़ सही है। देखो दोस्तों, राम तेज चलता है, राम चलने का काम कर रहा है, तो इसमें राम को मैं कह दूंगा करता है भाई। चलना क्या है? उसकी क्रिया। चलना क्या है दोस्तों? क्रिया है। यहाँ पर भी गीता करता है, और चलना क्या है? उसकी क्रिया। चलना क्या है? उसकी क्रिया है। यहाँ पर देखो उड़ना क्या है? क्रिया। और उड़ने का काम कौन कर रहा है? पक्षी। तो ये क्या हो गए? करता। यहाँ पर गिरने का काम किसने किया? पत्ते ने। तो पत्ता क्या हो गया? करता। यहां तक समझ में आया आपके? अब देखो, हमने पूर्व की सीट पे अभी देखो हमने जाना था क्या कि वाक्य में कर्ता और क्रिया के मध्य क्या लिखा जाता है? कर्म।
वाक्य में कर्ता और क्रिया के मध्य क्या लिखा हुआ है? कर्म। वाक्य में कर्ता और क्रिया के मध्य क्या लिखा हुआ है? कर्म। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर भी कर्ता और क्रिया के मध्य ये कर्म है? और अगर आप इसको ये कह दोगे कि हाँ बिल्कुल सही है, तो मैं कह दूंगा ये तो गलत हो गया। ये गलत क्यों हुआ? वजह क्या है? इस बात को ही हमें जानना है दोस्तों कि क्या वाक्य के बीच में लिखा हुआ, कर्ता और क्रिया के मध्य लिखा हुआ जो भी पद है वह कर्म है या नहीं है? कहां पर कर्म होगा, कहां पर कर्म नहीं होगा? पहले ये जानना सीखो, उसके बाद हम चलेंगे विशेष तथ्यों पर। ध्यान दीजिए, इस उदाहरण को देखो। राम पुस्तक पढ़ता है, इसको मैंने कर्म क्यों कहा? पहले तो ये जानो। हम दो ही शब्दों की बात कर रहे हैं। एक हमारे पास क्या है? कर्ता, और एक हमारे पास क्या है? कर्म। दोस्तों आपको यह तो पता है कि कर्ता और कर्म ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? कारक होते हैं। क्या होते हैं? कारक होते हैं। अब थोड़ी देर के लिए आपको धैर्य के साथ सुनने की बेहद आवश्यकता है कि कारक कोई सा भी हो, 8 के 8 कारकों में कोई भी कारक हो, चाहे वो कर्ता हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो करण हो, चाहे वो संप्रदान हो, चाहे अपादान हो, चाहे संबंध हो, अधिकरण या संबोधन, 8 में से कोई सा भी कारक हो, जो भी हमारा कारक होता है वह या तो संज्ञा शब्द होगा या फिर सर्वनाम शब्द होगा। यह बात आपने अंग्रेजी भाषा में बहुत बार सुन रखी है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। नाउन का मतलब संज्ञा और प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। अब इन दोनों स्थितियों में हम देखें तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों के दोनों ही कौन से शब्द होते हैं? विकारी। और विकारी किसे कहा जाता है? पूर्व की कक्षाओं में हमने जान लिया था कि जिनका क्या परिवर्तित होता हो? लिंग, वचन, काल और कारक। कि जिनका लिंग, वचन, काल और कारक परिवर्तित होता हो उन्हें क्या कहा जाता है? विकारी कहा जाता है। पता लगाओ, देखो, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा करता है, पुस्तक शब्द यहां पर क्या है? कर्म। पुस्तक कर्म कारक है। अगर यह वास्तव में कर्म है अर्थात संज्ञा या सर्वनाम होगा, और संज्ञा या सर्वनाम है या नहीं इसका पता लगा लेंगे, इसको बदल कर देख लेंगे। जैसे पुस्तक का लिंग परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वचन बदल सकते हैं। पुस्तक का पुस्तकें, पुस्तक का क्या बना सकते हैं? पुस्तकें बना सकते हैं। पुस्तक का क्या बना सकते हैं? पुस्तकें। वचन बदल रहा है, तो लिंग या वचन के आधार पर इनमें बदलाव आ रहा है, तो बदलाव आ रहा है इसका मतलब विकारी है। अब एक बार आगे चलो, अब देखो इधर, यहां पर तेज शब्द बचा हुआ है। तेज शब्द को मैं बहुवचन में लिखूं तो क्या तेजों लिख सकता हूं? नहीं। लिखा जा सकता है क्या? यह नहीं हो सकता। अर्थात इसमें वचन या लिंग के आधार पर कोई बदलाव नहीं हो सकता। और जो भी विकारी शब्द होते हैं उनमें लिंग और वचन के आधार पर क्या होता है? बदलाव होता है, और बदलाव नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है, कैसा शब्द है? अविकारी। कौन सा शब्द है? अविकारी शब्द है। और जो अविकारी शब्द है वो किस रूप में आ रहा है? यहाँ पर क्रिया विशेषण के रूप में आ रहा है, जिसकी चर्चा हम अगली कक्षाओं में करने वाले हैं। इसका मतलब यहाँ पर तेज शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? चलना क्रिया की, कि राम चल तो रहा है लेकिन कैसे चल रहा है? तेज चल रहा है। तो यह कर्म नहीं, बल्कि यहाँ पर यह तेज शब्द क्या है दोस्तों? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। कर्म तो नहीं आया ना, कर्म तो नहीं आया, तो कर्ता आ गया, क्रिया आ गई, कर्म नहीं आया, और कर्म नहीं है तो यहां भी क्रिया क्या कहलाएगी? अकर्मक। यह तो बेसिक सी चीज थी, समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ो। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब यहां तो आप ये भी कह दोगे कि सर ये तो संज्ञा शब्द है, सर यह तो संज्ञा शब्द है। अब इसको बताओ, आप अकर्मक कहोगे या सकर्मक? तो मैं कहूंगा कि इसको अकर्मक कहूंगा। फिर आपके जहन में प्रश्न उठेगा कि सर अभी अभी आपने कहा कि जो संज्ञा शब्द है, जो संज्ञा शब्द है वे कर्म के रूप में प्रयुक्त होते हैं। बिल्कुल कर्म के रूप में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों, लेकिन अब यहां पर देखने की बात यहां क्या है? में। और में कौन से कारक की विभक्ति होती है दोस्तों? अधिकरण कारक की विभक्ति होती है। कौन से कारक की विभक्ति होती है? अधिकरण कारक की। दोस्तों हिंदी के बहुत सारे विद्वान और विदुषी, मेरे बहनों ने, मेरे भाइयों ने इसको इतना सरल और पेचीदा, दोनों कहूंगा, सरल तो ऐसे बना दिया कि कुछ नहीं होता,
पेचीदा इसलिए बना दिया कि सारे टॉपिकों को बांट बांट कर पढ़ाने लग गए। सारे टॉपिक जोड़ के पढ़ने हैं, एक दूसरे से सारे टॉपिकों में अंतर संबंध, सभी प्रकरणों में सभी बिंदुओं में अंतर संबंध पाया जाता है। वो भी चीज बता रहा हूं कि यहाँ पर अधिकरण कारक की विभक्ति लिखी हुई है। और कारकों में ध्यान रखना, 1 से 8 जो कारक होते हैं उसमें पहले से 7वें कारक तक, अर्थात कर्ता से लेकर के अधिकरण तक एक बेहद ही कॉमन बात है कि जहां कहीं भी कारक की क्या लिखी होगी, विभक्ति लिखी होगी। बहुत अच्छे से सुनना इन चीजों को, ये ऐसे तथ्य हैं जो किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगे आपको। जहां कहीं भी कारक की विभक्ति लिखी हुई होगी, उस विभक्ति से ठीक पहला शब्द संबंधित विभक्ति का क्या होगा, कारक होगा। संबंधित का क्या होगा, कारक होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि वाक्य में जहां कहीं भी हमें कारक की विभक्ति लिखी हुई मिलती है, उसके ठीक पहले शब्द जो होता है वो उसी विभक्ति का कारक होता है। और एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं, पर एक स्थान पर 2 कारक कदापि नहीं होंगे। यह बात आपके समझ में आ चुकी होगी। सुनिए, देखो यहां लिखा हुआ है मैं, और मैं कौन से कारक की विभक्ति है दोस्तों, मैं है अधिकरण कारक की विभक्ति। कौन से कारक की विभक्ति है, अधिकरण कारक की विभक्ति है। तो जाहिर सी बात है आकाश शब्द संबंधित विभक्ति का कारक होगा, तो इस मैं के अनुसार यहां पर आकाश क्या होगा, अधिकरण होगा। क्या होगा, अधिकरण होगा। और यदि आकाश अधिकरण है तो अधिकरण का मतलब कारक हो गया। एक वाक्य में एक से ज्यादा कारक हो सकते हैं, पर एक ही शब्द में 2 कारक नहीं होंगे। आपने इसको अधिकरण मान लिया, कर्म नहीं मान सकते। समझ में आया दोस्तों? अर्थात यहां कर्ता है, यहां अधिकरण है और यहां क्रिया है। यहां भी हमें वाक्य में कर्म नहीं मिला, अर्थात ये क्रिया भी कौन सी हो गई, अकर्मक हो गई। कौन सी हो गई, अकर्मक हो गई। आपको दोस्तों 2 सेकेंड का समय है, इसको बहुत गौर से एक बार पुनः देख लीजिए, फिर हम अगले उदाहरण पर चलेंगे। हाँ, तो अधिकरण कारक होने की वजह से हम यहां इसे अकर्मक मानेंगे। अब बढ़ते हैं अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण उदाहरण पर, जो इस अकर्मक बिंदु के लिए बेहद आवश्यक है। सबसे पहली बात, पेड़ से पत्ता गिरता है। इसको हम नई सीट पर लेना चाहेंगे दोस्तों। तो जैसे वाक्य है हमारा, पेड़ से पत्ता गिरता है, और मैंने जो लिखा वह है पत्ता पेड़ से गिरता है। पत्ता पेड़ से गिरता है। पहले तो ये जानेंगे कि इन दोनों में से सही कौन सा है। तो दोस्तों शुद्ध कौन सा है, यह वाला। यह अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सी अशुद्धि है दोस्तों, पद क्रम संबंधी। कौन सी है, पद क्रम संबंधी अशुद्धि है, अर्थात पदों का क्रम भंग हो गया। हालांकि किताबों में लिखा हुआ है, पर ध्यान रखना यह पद क्रम संबंधी अशुद्धि है। और क्यों है यह हम वाक्य शुद्धि में जानेंगे। अभी हमें वहां नहीं जाना, इसलिए इस बात को थोड़ी देर के लिए आप अपने जहन में बस सेव रखो। आगे के लिए मैंने आपको क्लू दे दिया कि हाँ, इस बात को हम आगे आने वाली कक्षाओं में जानेंगे, लेकिन जब जानेंगे तब मैं इसे पुनः दोहराऊंगा। अभी हम क्रिया के संदर्भ से बात कर रहे हैं, तो जो सही उदाहरण है हम उसी की चर्चा करते हैं। देखो, पत्ता पेड़ से गिरता है। गिरना क्या है दोस्तों, क्रिया। गिरना क्या है, क्रिया। और काम करने वाला कौन होता है भाई, कर्ता। काम करने वाला कौन होगा, कर्ता। इसका मतलब यह हुआ कि इस वाक्य में कर्ता और क्रिया तो आ गई। अब आ गया बीच में शब्द, ये संज्ञा शब्द भी है। और संज्ञा शब्द है तो इसका मतलब कर्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कर्म। अब कर्म है या नहीं है, इस बात का हमें परीक्षण करना होगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, यहां पर भी एक हमें कारक की विभक्ति लिखी हुई मिल रही है। और कारक की विभक्ति कौन सी, से कौन से कारक की विभक्ति होती है, एक तो होती है कर्ण और एक होती है अपादान। अब यहां पर कर्ण कारक है या अपादान है, वो चीज तो बाद में जानेंगे। पहले ये जान लीजिए कि इन दोनों में अंतर कैसे करें। कारक 2 विभक्ति 1। तो ध्यान दीजिए, कर्ण कारक की विभक्ति के रूप में यदि से का प्रयोग हो रहा है, तो जाहिर सी बात है से किसका अर्थ देगा, माध्यम या साधन का अर्थ देगा। किसका अर्थ देगा, माध्यम या साधन का अर्थ देगा। तो उस स्थिति में तो आप क्या कह दोगे,
कर्ण कारक कह दोगे। लेकिन यदि ध्यान दीजिए अपादान के रूप में से होगा, अपादान के रूप में से होगा तो ध्यान देना वाक्य में भाव किसका रहेगा, अलग करने का भाव रहेगा या तुलना करने का भाव रहेगा। तो जब से का प्रयोग अलग करने या तुलना करने के संदर्भ से होता है तो कारक कौन सा ले लेंगे, अपादान ले लेंगे। और यदि से का प्रयोग माध्यम या साधन के अर्थ में होता है तो वहां कारक कौन सा ले लेंगे, कर्ण ले लेंगे। अब यहां से लिखा हुआ मिल रहा है, अब पेड़ से गिरता है, पत्ता पेड़ से गिरता है तो अलग हो रहा है, और अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ कौन सा कारक हो गया, अपादान कारक हो गया दोस्तों। कौन सा हो गया, अपादान। और अपादान का नाम सुनते ही फिर आपके जहन में एक बात आ जाएगी, वही जो हमने अभी अभी दोहराई है। क्या, इस स्लाइड को गौर से देखो। मैंने कहा था एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं पर एक स्थान पर कभी दो नहीं होंगे। वही बात हमारी यहां भी आ रही है कि एक वाक्य में कर्ता और अपादान कारक दो हो गए लेकिन एक शब्द में दो नहीं हो सकते। इसको आपने मान लिया कि ये अपादान कारक है तो कर्म तो नहीं हुआ ना, और अगर ये कर्म नहीं है तो कर्म नहीं होने की स्थिति में क्रिया कौन सी हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी दोस्तों, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। बताइए यहां तक की सारी बातें आपके समझ में आ गई क्या? बहुत अच्छी बात है दोस्तों, यहां तक हमने जान लिया कि अकर्मक क्रिया वाले वाक्य किस किस तरीके से हमें दिग्भ्रमित कर सकते हैं, कैसे कैसे, और इससे ज्यादा कठिन स्तर का प्रश्न होता भी नहीं है अकर्मक क्रिया में। लेकिन अब फिर कहूंगा कि इतने बड़े उदाहरण, इतने बड़े परिभाषाओं का दौर गया। एक शब्द से हमें क्रिया का पता चल जाना चाहिए। इतना बड़ा वाक्य कौन कारक जांच करेगा, इतने सारे जरूरी थोड़ी है। हम जब क्रिया का ही जवाब डायरेक्ट नहीं दे पा रहे तो इतना क्रॉस चेक कैसे कर पाएंगे। बहुत बार हो जाता है कि हमें कारक का पता नहीं चल पाता, तो क्या कारक जिसको नहीं आते वो क्रिया को हल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे जानते हैं। अब देखो, मैं कुछ शब्द लिखूंगा। मैंने लिखा चलना, देखना, उठना, नहाना, उठाना, नहलाना, लिखना, पढ़ना, सोना, संवारना, पीना, आदि आदि आदि। आपके जहन में और आ रहे हैं, 200 शब्द और लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको वह तरीका बता रहा हूं जहां से आप शब्द से भी आंसर दोगे, और शब्द से भी आंसर देने के लिए हमें एक शब्द याद रखना होगा दोस्तों, और वह शब्द है दोस्तों कौन सा, बहुत सारी किताबों में लिखा मिलता है कि क्या। क्रिया का जवाब क्या होगा, बिल्कुल क्या ही होगा। क्रिया का जवाब क्या होगा, क्या से होगा। क्या से आप सभी प्रश्नों का आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों मैंने शब्द लिख दिए। आजकल के वर्तमान के ट्रेड के अनुसार हम बात की जाए तो परीक्षाओं में प्रश्न वाक्य देकर नहीं पूछता, क्रिया संबंधी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अकेला पद देकर ही पूछ लिया जाता है। 4 विकल्प दे दिए, 1 2 3 4, ये लो जी, ये पहला विकल्प है, यह दूसरा विकल्प है, यह तीसरा विकल्प है और यह चौथा विकल्प है। और प्रश्न है इनमें से अकर्मक नहीं है, इनमें से अकर्मक नहीं है। अब अकर्मक नहीं, इसका मतलब कौन सी है, सहकर्मक है। कौन सी है सहकर्मक और कौन सी है अकर्मक। आप चाहो तो इनके वाक्य बना सकते हो। देखो जैसे मोहन चलता है, श्याम टीवी देखता है, राधा उठती है, श्याम नहाता है, मोहन नहाता है, राकेश नहाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वाक्य हो तो भी आपको क्रियापद उठा लेना है, क्योंकि क्रिया तो शब्द है। पूर्व में सबसे पहली स्लाइड में हमने जान लिया था, ये देख सकते हैं आप कि क्रिया क्या होता है दोस्तों। क्रिया एक शब्द होता है, क्रिया क्या होता है, एक शब्द होता है। और क्रिया शब्द कैसा है, विकारी शब्द है। क्रिया शब्द कैसा है, विकारी शब्द है। बहुत अच्छे से जानने की बात है ये। देखो क्रिया शब्द क्या है, विकारी शब्द है।
तो वाक्य से तो कोई लेना देना ही नहीं। इतनी देर तक तो हम वाक्य के वर्णनों की चर्चा कर रहे थे कि वाक्य क्या होता है, किस तरीके से वाक्य में भी आप क्रिया को जान सकते हो। लेकिन अब हम बात करें कि अंतर कैसे कर पाएंगे, तो आपको वाक्य दिया हुआ हो उस स्थिति में भी अकेला शब्द उठा करके अलग निकाल लेना है। अकेला पद कौन सा उठाओगे, क्रियापद को अलग कर लो और उनके पहले क्या लिख दो, क्या। कौन सा पद जोड़ेंगे, क्या जोड़ देंगे, क्या क्या जोड़ दो, सभी के आगे क्या जोड़ दो, ये लो जी, मैंने क्या जोड़ दिया, क्या। और क्या जोड़ते हैं हमें पता है, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक बन गए। क्या चलना, अगर चलाना होता यहां पर लिखी होती क्रिया चलाना, क्या चलाना, काम चलाना, गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, ट्रक चलाना, तो जवाब मिलता है, जवाब मिलता है तो क्या होगा, सकर्मक। और जवाब नहीं मिलता तो इसका मतलब क्या है, अकर्मक। तो यह क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। क्या देखना, टीवी देखना, क्रिकेट देखना, फिल्म देखना, कोई नाटक का रंगमंच देखना, किसी अन्य प्रकार के सुनहरे दृश्य को देखना, कोई नैनाभिराम दृश्य देखना, तो देखना, क्या देखना, कुछ न कुछ देखना, तो कुछ न कुछ देखना, इसका मतलब देखना क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक। बहुत आसान हो गया है दोस्तों, है। क्या उठना, नहीं। क्या नहाना, नहीं, तो ये अकर्मक। क्या उठाना, जिम्मेदारी उठाना, भार उठाना, बोझ उठाना, इसका मतलब क्या का जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है तो सकर्मक, और जवाब नहीं, नहीं का मतलब अकर्मक। नहलाना, क्या नहलाना, गाड़ी नहलाना, किसी बालक को नहलाना, इसका मतलब नहलाना तो क्या हो गया, सकर्मक। क्या पीना, पानी पीना, इसका मतलब सकर्मक। क्या संवारना, बाल संवारना, सकर्मक है। क्या सोना, नींद सोना, नहीं, अकर्मक। क्या पढ़ना, अखबार पढ़ना, सकर्मक। क्या लिखना, पत्र लिखना, इसका मतलब यह भी क्या है, सकर्मक। उम्मीद कर रहा हूं आपके बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम इसका एक बेसिक सेंस की बात करें कि क्रिया शब्द को हल कैसे करेंगे, तो आपको चाहे इस प्रकार के वाक्य दे दें, इस प्रकार के वाक्य दे दें। मैंने क्या किया, देखो, चलना शब्द उठा लिया, चलना शब्द उठा लिया, उड़ना शब्द उठा लिया और गिरना शब्द उठा लिया, गिरना शब्द उठा लिया। अब अपने आप पता लग जाएगा। देखो, गिरना, क्या गिरना, आप कहोगे सर पत्ता गिरना, ठीक है भाई। क्या का जवाब आ रहा है, कर्म आ गया आपके दिमाग में, सकर्मक है। इसको मैं कर्म मान लूंगा, तो अब आप मुझे बता दीजिए कर्ता कौन है, क्योंकि वाक्य में क्रिया हुई है, वाक्य में क्रिया हुई है। इस वाक्य पर मैं आपको इसीलिए लेकर आया हूं कि आपका क्या वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, यहां पर गलती कर जाओगे। आप सोचोगे पत्ता पेड़ से गिरता है, क्या गिरता है, पत्ता गिरता है, क्या से जवाब मिल गया, सर ने कहा था क्या का जवाब मिले, सकर्म कर दो। नहीं भाई, गलत हो गया। सर गलत क्यों हो गया, आप ही ने तो कहा था। अरे बिल्कुल मैंने ये कहा था, लेकिन मैंने ये थोड़ी कह दिया कि आपके वाक्य में यदि कार्य हो रहा है तो निश्चित रूप से काम करने वाला तो कोई होगा, और काम करने वाला कौन है, पत्ता है, तो पत्ता तो करता है, और कर्ता भी एक कारक होता है, कर्म भी एक कारक होता है। इसे आप कर्ता कारक मान बैठे तो कर्म तो मान ही नहीं सकते ना, क्योंकि एक वाक्य में, एक शब्द में एक ही कारक हो सकता है, एक शब्द में एक साथ दो कारक नहीं हो सकते। आपने इसे कर्ता कारक कह दिया तो कर्म कारक तो नहीं कह सकते ना, तो ये तो कर्ता है, यह तो कर्ता कारक है, कर्म वाक्य में है ही नहीं, तो क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक। कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि हमें वाक्य दे या नहीं दे, हमें क्रियापद को अलग उठा लेना है और उससे पहले क्या लिखकर प्रश्न बनाना है। यदि हमारे प्रश्न का जवाब मिलता है तो सकर्मक होगी, जवाब नहीं मिलता तो अकर्मक होगी। यह वाला तथ्य आपके लिए मैं लिख भी देता हूं, आप एक बार चाहो तो इस स्लाइड को देख सकते हैं गौर से। फिर हम एक लाइन लिखेंगे बहुत अच्छी, अब देखो एक बहुत अच्छी बात लिखने जा रहे हैं, और वह क्या है, मुख्य तथ्य। और मुख्य तथ्य क्या है दोस्तों, यह देखना आप, क्रिया पद को अकेला लिखकर उससे पहले
क्या जोड़कर प्रश्न बना लेंगे। ठीक है, प्रश्न बना लिया। यदि प्रश्न का जवाब मिलता है, यदि प्रश्न का जवाब मिलता है तो क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी। यदि प्रश्न का जवाब मिलता है तो क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक। यदि प्रश्न का जवाब नहीं मिलता, यदि प्रश्न का जवाब नहीं मिलता तो क्रिया क्या हो जाएगी दोस्तों, अकर्मक होगी। यदि प्रश्न का जवाब नहीं मिलता तो क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक होगी। यहां तक की बात आपके समझ में आ चुकी क्या? अब तक हमने जो जाना दोस्तों वह क्या जाना, एक बार जरा गौर करो। हमने क्रिया के प्रकार जाने हैं, किसके आधार पर, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर कितने प्रकार, 2। बेसिक सी बातें हमने जानी। सबसे पहले अकर्मक क्रिया क्या होती है और उसके बाद सकर्मक क्रिया क्या होती है। फिर कुछ उदाहरणों से हमने विशेष तथ्यों वाले एग्जाम्पल्स को जाना कि कई बार हमें कर्ता और क्रिया के मध्य अन्य कारक मिल जाते हैं और हम उन्हें भ्रमवश कर्म कारक समझ बैठते हैं और अकर्मक की जगह सकर्मक कर देते हैं। फिर मैंने आपको एक विशेष तथ्य और बताया था कि किस तरीके से आप कारक को अलग कर लेंगे, तो अलग करने का तरीका बता दिया। विभक्ति देखिए और विभक्ति के बाद आप उस कारक का पहचान कर लीजिए। फिर हमने एक नई चीज जानी है क्या, कि शॉर्ट तरीके से कम समय में ज्यादा अच्छा जवाब कैसे दें। तो आप अकेला शब्द उठा करके लिख दो, शब्दों से पहले क्या का प्रयोग कर लीजिए। जवाब मिलता है तो आपकी क्रिया क्या होगी, सकर्मक, और जवाब नहीं आता तो क्रिया क्या होगी, अकर्मक। जो ये हमने जाना है यहां पर, ये वाली बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जवाब मिला तो सकर्मक और जवाब नहीं तो अकर्मक। यह केवल अकर्मक और सकर्मक की बात थी दोस्तों। अब हम अगली कक्षा में जो चर्चा करेंगे वो इस सकर्मक के भी प्रकार होते हैं, अकर्मक के नहीं, केवल सकर्मक के जो प्रकार होते हैं उन पर प्रकाश डालेंगे और उसके बाद क्रिया के शेष रहे प्रकारों पर चर्चा करेंगे। आप इसको एक बार पुनः देखेंगे और अपनी जो भी समस्या है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज देंगे, जिसका समाधान हम आपको समय पर उपलब्ध करवा देंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।